हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल है आप सभी साथियों के? और क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही? तो जल्दी से एक बार मुझे बताओगे भाई। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को, राधे राधे सभी को, नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? क्या हाल चाल है आप सभी साथियों के भाई? चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिले। तो और आप बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को यहाँ पर मजबूत कर पाओ। ठीक है, फिर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, 1 रुपए में अब आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग, यूपी, बिहार की एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, टेक्स्ट बुक, मॉक टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, कंप्रहेंसिव नोट्स मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, वो भी कितने? 1 रुपए में। ठीक है, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, 1 रुपए के सब्सक्रिप्शन पे ले सकते हो। और किसी भी पेड बैच के लिए, अगर आप किसी भी पेड बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, याद रखिएगा, आप पेड बैच के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक है, 9456954476। आप इस नंबर पे इस नंबर पे आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और मैं इस नंबर पे आपको कॉल करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा या कॉल कर दीजिएगा। ठीक है, मद्य निषेध का पेड बैच चल ही रहा है, उसका अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, चलिए, सिलेक्शन लो और रिफंड पाओ। याद रखिएगा, आप जो भी फीस यहाँ पे देते हैं उसके लिए आपको BAHUBALI बाहुबली आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा, BAHUBALI। ठीक है, सिलेक्शन और रिफंड लो मतलब आप जो भी फीस जमा करते हैं और आप बढ़िया तरीके से मेहनत करते हैं, अपना सिलेक्शन लेते हैं, तो आपको फीस भी जो आपकी होगी वो रिफंड मिल जाएगी। ठीक है, आपको फीस भी क्या मिल जाएगी? आपको रिफंड यहाँ पर मिल जाएगी भाई। ठीक है, चलिए, तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, फतेहपुर सीकरी को द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। बाबर, हुमायूं, जहांगीर और अकबर। फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? फटाफट आंसर बताओ भाई। फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, वो करने वाला व्यक्ति कौन था? अकबर था। ठीक है, याद रखिएगा, अकबर ने यहां पर किया था। अकबर ने, मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की थी। तीर्थ यात्रा कर अकबर ने समाप्त कर दिया था, 1563 में किया था, याद रखिएगा। जजिया कर को समाप्त कर दिया था अकबर ने, जजिया कर को 1564 में समाप्त किया था। और फतेहपुर सीकरी को राजधानी अकबर ने बनाई थी, और अकबर ही द्वारा, याद रखिएगा, मनसबदारी प्रथा शुरू की गई थी। ठीक है, मनसबदारी प्रथा, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की। ठीक है, मनसबदारी प्रथा की क्या की भाई साहब? तो याद रखिएगा, शुरुआत की अकबर के द्वारा ही। यहां पर क्या किया गया? तो याद रखिएगा, मनसबदारी प्रथा की भी शुरुआत की गई अकबर के द्वारा। यहां पे मनसबदारी प्रथा की भी क्या की गई? तो याद रखिएगा, शुरुआत की गई भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आई भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, हरिसेन, चंद्रबरदाई और यहां पर भवभूति। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो याद रखिएगा अच्छी तरीके से, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, इसका नाम क्या था मेरे भाई? हरिसेन था। और हरिसेन ने ही क्या किया था? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। याद रखिएगा, हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति, याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति की क्या की थी? रचना की थी। किसने? हरिसेन ने। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। साथ ही साथ में याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि मिली, कविराज। और समुद्रगुप्त को परम भागवत की उपाधि मिली, परम भागवत की उपाधि भी किसको मिली? याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को मिली। और साथ ही साथ में समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे भाई, याद रखिएगा, इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र का अंकन मिला, ठीक है।
चित्र का अंकन मिला। वीणा बजाते हुए चित्र का क्या मिला, याद रखिएगा अंकन मिला। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को याद रखिएगा, समुद्रगुप्त ने जी, अरे सेशन को शेयर करो भाई सभी लोग फटाफट, ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर है। गुप्त साम्राज्य में एक शासक था कुमारगुप्त, याद रखिएगा, आप लोग जानते होंगे क्षेत्र कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है, स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की किसने? तो याद रखिएगा कुमारगुप्त ने, ठीक है। अगले पर आइए, क्वेश्चन नंबर 3। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के थे, और चिन्मय मिशन के थे, आर्य समाज के थे, और प्रार्थना समाज के थे। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो आप लोग जानते हैं भाई साहब यहाँ पे कि ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में, है ना। 1828 में राजा राम मोहन राय थे। यहाँ पे कौन थे भाई? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना बात करेंगे मेरे भाई 1875 में दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने यहाँ पर की। और याद रखिएगा इन्होंने नारा क्या लगाया? वेदों की ओर लौटो। इन्होंने नारा क्या लगाया भाई? याद रखिएगा, वेदों की ओर लौटो, यहाँ पे नारा लगाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 4। चौथे क्वेश्चन की तरफ आइए। किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? तो बात करेंगे भाई ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? बताओ भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? फटाफट आंसर बताओगे। किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की जानकारी दी गई है? तो याद रखिएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है भाई साहब? भारत का सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है ये। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं भाई। डिवीजन कितने हैं? 10 मंडल हैं इसमें, ठीक है। और आप लोग जानते हैं 2 से लेकर 7वां मंडल क्या है मेरे भाई? सबसे ओल्डेस्ट मंडल है, सबसे पुराने मंडल है भाई, पुराना मंडल, ठीक है। और पहला और 10वां जो मंडल है भाई, याद रखिएगा ये सबसे नया मंडल है, सबसे नया मंडल है। ऋग्वेद में आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? सबसे पवित्र नदी, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसको कहा गया है? तो सबसे पवित्र नदी कहा गया है किसको मेरे भाई? याद रखिएगा सरस्वती को, ठीक है, सरस्वती को सबसे पवित्र नदी। और वहीं सिंधु नदी का उल्लेख कितनी बार मिला है? सिंधु नदी का उल्लेख 144 बार। वहीं गंगा की बात करें तो गंगा 1 बार, और यमुना की बात अगर हम लोग करते हैं तो यमुना आपका 3 बार उल्लेख मिलता है, ठीक है। याद रखिएगा ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक काल में ये ऋग्वेद की रचना कब हुई? तो याद रखिएगा इसकी रचना हुई ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में इसकी रचना हुई, याद रखिएगा ऋग्वैदिक काल में इसकी रचना हुई। इसकी रचना कब हुई? तो याद रखिएगा ऋग्वैदिक काल में ही इसकी रचना हुई थी भाई, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5वां भाई साहब। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बनाया गया? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, अलीवर्दी खान और मीर कासिम। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बनाया गया भाई? बताओ क्या आंसर हो जाएगा भाई? और सभी लोग सेशन को शेयर कर देना मेरे प्यारे साथियों। सेशन को सभी लोग क्या करेंगे? सेशन को शेयर कर देंगे भाई, बताओ सर, जल्दी जल्दी करवा दीजिए भाई, जल्दी जल्दी तो करवा रहे हैं, बताओ भाई। बताओ प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो आप लोग जानते हैं मीर जाफर बना। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग जानते हैं 1757 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? एक आपके रॉबर्ट क्लाइव के बीच में मेरे भाई, याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव वैसे सिराजुद्दौला, याद रखिएगा सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ, रॉबर्ट क्लाइव जीता। और धोखेबाज कौन लेके? इसी का सेनापति था, इसी का सेनापति था कौन? तो याद रखिएगा मीर जाफर।
मीर जाफर इसी का सेनापति था भाई, ठीक है। मीर जाफर कौन था, याद रखिएगा, इसी का सेनापति था, ठीक है। अली वर्दी खां, मीर कासिम ने, याद रखिएगा, अपनी राजधानी कहां बनाई थी, इससे अपनी राजधानी बनाई थी मुंगेर। अली वर्दी खां ने, इसने, मीर कासिम ने राजधानी कहां बनाई, तो याद रखिएगा मुंगेर में। इसने अपनी राजधानी कहां बनाई मेरे भाई, तो याद रखिएगा मुंगेर में इसने अपनी कैपिटल बनाई थी, मुंगेर में राजधानी बनाई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए भाई। छठा क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर के बीच हस्ताक्षर किए गए थे महात्मा गांधी और आगा खां के बीच में, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में, बाल गंगाधर तिलक और आगा खां के बीच में। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किसके बीच में हस्ताक्षर किए गए थे? 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किसके बीच में हस्ताक्षर किए गए थे? तो आप लोग जानते हैं सर, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में किए गए थे। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किसके बीच हस्ताक्षर किए गए? तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में हस्ताक्षर किए गए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश और कुली कुतुब शाह। निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए? निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए? निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए? तो किसने जारी किए भाई, याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने मेरे भाई। किसने जारी किए थे? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ही कौन कहलाता है? तो याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, ठीक है, याद रखिएगा, यही कहलाता है, ठीक है। इसी के समय पे क्या हुआ था? तराइन का तीसरा युद्ध हुआ। और तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो लिखेंगे 1215 और 16 के बीच में। इल्तुतमिश वर्सेस यल्दौज, ठीक है, जिसमें इल्तुतमिश जीता, यल्दौज पराजित हो गया। इल्तुतमिश ने क्या किया? चालीसा दल का गठन किया था भाई, चालीसा दल का गठन किया। इल्तुतमिश ने ही चालीसा दल का क्या किया? तो चालीसा दल का भी गठन किया किसने? तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने यहां पर किया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें पर आइए भाई। 8वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अकबर का सलाहकार था जिसे अक्सर अकबर के दरबार में गृह मंत्री के रूप में जाना जाता था? राजा टोडरमल, राजा मान सिंह प्रथम, फकीर अजियुद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। निम्नलिखित में से कौन अकबर का सलाहकार था जिसे अक्सर अकबर के दरबार में गृह मंत्री के रूप में जाना जाता था? तो राजा टोडरमल था, राजा मान सिंह प्रथम था, फकीर अजीउद्दीन था, मुल्ला दो प्याजा। याद रखिएगा, अकबर का सलाहकार था जिसे अकबर के दरबार में गृह मंत्री के रूप में जाना जाता था, तो वो था मुल्ला दो प्याजा, ठीक है, मुल्ला दो प्याजा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। कौन सा प्रतीक बुद्ध के जन्म को दर्शाता है? घोड़ा, कमल और सांड, बोधि वृक्ष और पहिया। कौन सा प्रतीक बुद्ध के जन्म को दर्शाता है? तो बुद्ध के जन्म को प्रतीक कौन सा दर्शाता है? याद रखिएगा, लोटस एंड बुल। कौन सा प्रतीक बुद्ध के जन्म को दर्शाता है? कमल और सांड। यहां पर कौन सा प्रतीक बुद्ध के जन्म को दर्शाता है? तो याद रखिएगा, कमल और सांड यहां पर, ठीक है। अगले पर आइए, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई? खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन और क्विट इंडिया मूवमेंट। किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई? खिलाफत, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन। बताओ, और सेशन को शेयर कर दो भाई, सारे लोग जिन लोगों ने नहीं किया हो फटाफट सेशन को शेयर कर दो। तो किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई? तो याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरुआत यहां पर हुई थी इसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 19 से 22,
आर्टिकल 23-24, आर्टिकल 14-18, आर्टिकल 25-28। निम्नलिखित संविधान में से किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया तो आर्टिकल 14 से 18। समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया तो याद रखिएगा आर्टिकल 14 से 18 के बीच में यहां पर किया गया है। ठीक है, समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया आर्टिकल 14 से 18। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। 12वां क्वेश्चन भाई, 12वां क्वेश्चन कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, कार्यालय का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष का या 65, 3, 6 और आपका बताओ। देखो यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल और वो पूछा गया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ पे कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो याद रखिएगा संघ लोक की बात करें तो 6 वर्ष का तो कार्यकाल होता है और 65 वर्ष की क्या होती है? आयु होती है। ठीक है, और राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें, राज्य लोक सेवा आयोग, इसकी बात करेंगे तो याद रखिएगा तो 6 वर्ष का कार्यकाल इनका भी होता है, लेकिन आयु की बात करें तो आयु इनकी 62 वर्ष होगी। तो यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग पूछा गया है, तो याद रखिएगा 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष तक की उम्र की आयु। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा भाई, थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? थर्ड राइट ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य निर्देशक सिद्धांत है? जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ग्राम पंचायतों का गठन, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण और अस्पृश्यता का उन्मूलन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य निर्देशक सिद्धांत है? जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ग्राम पंचायतों का गठन, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण और अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो कौन सा राज्य निर्देशक सिद्धांत है? तो याद रखिएगा आप कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायतों का गठन। क्या बोलेंगे आप यहाँ पे? ग्राम पंचायतों का गठन भाई। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत यानी ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 14 भाई, कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा की अधिकतम संख्या 548, 545, 550, 552। लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? लोकसभा, आप लोग जानते हैं कि लोकसभा को किस सदन के नाम से जानते हैं? तो निम्न सदन। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन के नाम से जानते हैं, निम्न सदन। ठीक है, इसमें कुल जो संख्या है मेरे भाई, अगर मैं बात करूं यहां पे तो कितनी है? तो आप लोग जानते हैं सर 550। ठीक है, और अधिकतम संख्या आपसे पूछी गई यहाँ पे तो याद रखिएगा 552। ठीक है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को क्या किया गया? यहाँ पे निरस्त किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 15। 15वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में निर्दिष्ट किया गया? 18, 22, 20 और 14। आपको बताना है आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। आंसर बताना है मेरे भाई इस प्रश्न का क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में निर्दिष्ट किया गया? तो याद रखिएगा आपकी 22 भाषाओं को। कितनी भाषाओं को किया गया मेरे भाई? आपकी 22 भाषाओं को यहां पर किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए भाई, 16वां क्वेश्चन। भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? विश्व व्यापार संगठन, G20, G8 और बिम्स्टेक। भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? बताओ भाई, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो याद रखिएगा G8 का। ठीक है, भारत G8 का सदस्य नहीं, जबकि विश्व व्यापार संगठन, G20, बिम्स्टेक, इन सभी का सदस्य कौन है? तो याद रखिएगा आपका भारत है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए भाई। 17वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो बात करेंगे 1967 में किया गया था,
1961, 1952, 1959। भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? 1961। ठीक है, भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1961 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 पर आओ भाई। 18वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 अधिकार देता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का अधिकार देता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का अधिकार देता है। तो किसका अधिकार देता है? राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार यहां पर देता है। ठीक है, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 19वें पर आइए भाई कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो, 3 वर्ष, 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष, 6 वर्ष। बताओ मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भाई? बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ कितने वर्ष का होता है? और सेशन को शेयर कर दीजिएगा भाई। ठीक है, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल क्या है? तो याद रखिएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी क्या है पहले पूरी हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। 20 क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया। 36वां, 38वां, 26वां और 35वां। भारत के संविधान के संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया। भारत के संविधान के संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया। तो कौन सा बनाया गया? तो आप कहेंगे 36वां पूर्ण राज्य यहां पर बनाया गया, 36। ठीक है, 21 पर आइए 21वें क्वेश्चन पे। पृथ्वी के वायुमंडल के भाग में, वायुमंडल में कुल वायु का लगभग 70% हिस्सा है समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्यमंडल और क्षोभ मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल के भाग में वायुमंडल के कुल वायु का लगभग 70% हिस्सा है। तो बात करेंगे ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल का हिस्सा भाई, ट्रोपोस्फियर यहां पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पर आइए। और याद रखना है ट्रोपोस्फियर में क्या होती है? मौसमी घटनाएं इसी में होती हैं भाई, इसी में आपकी क्या होती है? मौसमी घटनाएं होती हैं। ठीक है, और समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन परत फाउंड, ओजोन परत पाई जाती है। इसी में आपकी ओजोन परत यहां पे क्या होती है? पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पर आइए। कौन सा दुनिया का सबसे लंबा जल डमरू मध्य है? मलक्का जल डमरू मध्य, सुंडा जल डमरू मध्य, डेनमार्क जल डमरू मध्य और बेरिंग जल डमरू मध्य। बेरिंग स्ट्रेट है, डेनमार्क स्ट्रेट है, सुंडा स्ट्रेट है और मलक्का स्ट्रेट है। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे लंबा जल डमरू मध्य है तो कौन सा है भाई? तो याद रखिएगा आप कहेंगे मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जल डमरू मध्य। कौन सा है भाई? याद रखिएगा मलक्का जल डमरू मध्य यहां पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आइए। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर दिन सबसे छोटा होता है? पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर दिन सबसे छोटा होता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह पर दिन सबसे छोटा होता है? तो सबसे छोटा दिन किस ग्रह पर होता है? तो याद रखिएगा आपका अर्थ पे होता है, पृथ्वी पे ही। भाई किस ग्रह पर दिन सबसे छोटा होता है? तो आपके अर्थ पर होता है, पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी पर ही आपका सबसे छोटा दिन यहां पर होता है। 24 पर आइए भाई 24वें क्वेश्चन पर कि भारत में उस स्थान का नाम बताइए जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल और रामेश्वरम।
भारत में उस स्थान का नाम बताइए जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर एवं हिंद महासागर में मिलते हैं। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी यहां पर। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा भाई? कन्याकुमारी यहां पर हो जाएगा, कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 25 पर आइए, 25वां। भूपर्पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम या फिर लोहा? बताओ, भूपर्पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आप कहेंगे एल्युमिनियम है, यही सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है भूपर्पट्टी में भाई, एल्युमिनियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां थी 919, 909, 929 और 939। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां थी, तो कितनी थी भाई? तो याद रखिएगा 919 थी। कितनी थी? 919 थी भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, 27वां। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, महानदी? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताओ। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है भाई? बताओ। आंसर बताओ भाई, क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो याद रखिए मेरे भाई, आपकी गोदावरी नदी है। ठीक है, कौन सी? गोदावरी नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आइए भाई, 28वां क्वेश्चन। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी और बिलांगना, भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा और बाणगंगा, बनास और खारी? टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? जो टिहरी बांध है आपका, याद रखिएगा, ये भागीरथी और भिलांगना। ठीक है, भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पर स्थित है आपका कौन सा? टिहरी बांध है भाई, टिहरी बांध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आइए, 29वां क्वेश्चन। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? मदुरई, इलाहाबाद, कोची, पटना? भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? हाँ भाई, होली तो शुरू हो गई, अब कल खूब गुलाल लगाओगे। ठीक है, बढ़िया भाई। चलो इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन करा दे रहा हूं, फिर आराम से होली खेलो भाई, नाचो कूदो। तो भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? तो मदुरई को कहते हैं भाई। ठीक है, किसको कहते हैं? मदुरई को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर आइए। 30वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है, यानी ट्राइडल ट्राइडल पोर्ट है? तो विशाखापट्टनम, कांडला, तूतीकोरिन और चेन्नई? निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? विशाखापट्टनम, कांडला, तूतीकोरिन और चेन्नई? बताओ क्या आंसर हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो ज्वारी बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे कांडला आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, कांडला आपके सामने हो जाएगा, जो कि आपका एक ज्वारी बंदरगाह है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इस क्लास की पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? तो पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल मैंने स्टार्टिंग पे ही आपको बताया, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पर आइए भाई। जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? नाना साहिब, कुंवर सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह और रानी लक्ष्मीबाई? तो जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो याद रखिएगा, कुंवर सिंह था भाई। कुंवर सिंह ने क्या किया था? नेतृत्व किया था, कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर आइए भाई, 32वें क्वेश्चन पर। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी का गठन किस वर्ष किया गया? 1935, 1949, 1952 और 1959? बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी का गठन कब किया गया भाई? तो आप सभी लोग जानते हैं सर, 1949 में किया गया। बीपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग यानी बिहार लोक सेवा आयोग, आप लोग जानते हैं इसके सदस्य और कार्यकाल की नियुक्ति कौन करता है? इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा भाई? अध्यक्ष एवं
सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? तो करेगा राज्यपाल, लेकिन हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा भाई, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33, 33वां क्वेश्चन कह रहा है पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक, परवेज शाह, औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी। बताओ। पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण कराने वाला व्यक्ति कौन था? पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण कराने वाला व्यक्ति कौन था? फिरोज शाह तुगलक, परवेज शाह, औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी। कौन था भाई? परवेज शाह था, ठीक है। पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो परवेज शाह ने यहां पर करवाया, ठीक है। 34 पर आइए भाई, 34वें क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय शक्ति संयंत्र बिहार में स्थित नहीं है? मुजफ्फरपुर, बरौनी, औरैया और कहलगांव। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय शक्ति संयंत्र बिहार में स्थित नहीं है? तो याद रखिएगा औरैया आपका स्थित नहीं है भाई, ठीक है। कौन सा? औरैया। 35 पर आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 35 पे, निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई? 47, 50, 45 और 19। निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी? तो याद रखिएगा 1919 में हुई थी भाई, 1919 में, ठीक है। 36 पर आइए, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहां अवस्थित है? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आपका केरल पर। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो आपका याद रखिएगा केरल पर स्थित है। 37 पर आइए भाई, 37वां, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा मुक्त होती है, अवशोषित होती है, प्रभावित होती है या उपरोक्त में से कोई नहीं? एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा क्या होती है? फ्लो होती है यानी प्रभावित होती है। क्या होती है मेरे भाई? फ्लो होती है यानी प्रभावित होती है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा, ठीक है। 38 पर आइए, 38वां क्वेश्चन कह रहा है कि झील में सुपोषण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? डीओ और बैक्टीरिया, नाइट्रोजन और फास्फोरस, बीओडी और सीओडी के कारण, क्रोमियम और पारा के कारण। झील में सुपोषण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? झील में, तो झील में जो सुपोषण होता है ये याद रखिएगा नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पर आइए, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मेघालय में स्थित है? पन्ना, सिमलीपाल, मानस और नोकरेक। पन्ना, सिमलीपाल, मानस और नोकरेक। तो याद रखिएगा नोकरेक है जो कि आपका मेघालय में स्थित है। कहां पर स्थित है भाई? आपका मेघालय पे, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन, लास्ट, एक सींग वाले बड़े गैंडे को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया? तो याद रखिएगा एक में सूचीबद्ध यहां पर किया गया, ठीक है। चलो मेरे प्यारे साथियों, किसी भी पेड बैच में एडमिशन लेने के लिए जो बिहार पुलिस मध्य निषेध का चल रहा है पेड बैच, ठीक है, इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप 9456954476 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, ठीक है। ये नंबर है, ये नंबर मेरा ही है, इसमें आप लोग कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं जिससे आपको बैच लेने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, पीडीएफ टेलीग्राम पे आ जाएगी इसकी, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे भाई।